फोटोशॉप के इस पैकेज में आप सभी फोटोशॉप के बेसिक टूल्स और बैनर डिज़ाइन करना सीखेंगे। चलिए फोटोशॉप स्टार्ट करते हैं। यहाँ आगे बढ़ने से पहले आपको फोटोशॉप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेना चाहिए। जैसे फोटोशॉप को कौन सी कंपनी रन करती है। यहाँ पर हमने लिख दिया है फोटोशॉप को रन करने वाली कंपनी एडोबी सिस्टम है। एडोबी सिस्टम काफ़ी पुरानी कंपनी है और इसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं। जैसे फोटोशॉप तो एक है ही है, आपने इलस्ट्रेटर का नाम सुना होगा, इनडिज़ाइन का नाम सुना होगा, फ्लैश का नाम सुना होगा। ये सभी सॉफ्टवेयर एडोबी सिस्टम्स के हैं। अब उसके बाद बात आती है ये कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। तो यहाँ पर ये फोटोशॉप विंडोज़ और मैक दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। अब यहाँ पर हमने ये भी लिखा है कि ये कंपनी कब फाउंड की गई थी। ये फाउंडेड दिसंबर 1982 में अमेरिका में। अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर वर्जन्स की। फोटोशॉप के कितने वर्जन्स है, ये कन्फ्यूज़न काफ़ी रहता है स्टूडेंट्स के बीच में, और कौन से वर्जन बेहतर हैं, किस पे काम करना चाहिए, इन चीज़ों में कन्फ्यूज़न रहता है। इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल करना ज़रूरी था। फॉर एग्जांपल जैसे 1982 में कंपनी लॉन्च हुई तो सबसे पहले जो वर्जन को लॉन्च किया गया वो था फोटोशॉप का 1.1 वर्जन, और उसके बाद फिर हर साल या हर 2 साल पर इसी तरीके से कंपनी नई नई चीज़ों को फोटोशॉप में ऐड ऑन करती गई और अपने नए नए वर्जन को लॉन्च करती रही। 1.1 के बाद 1.2, उसके बाद 1.3, 1.4, इसी तरीके से कंपनी आगे बढ़ते गई। लेकिन जब कंपनी 1.8 और 1.9 तक पहुंची तो उसके बाद कंपनी ने एक डिसीजन लिया और उसमें कंपनी ने ये कहा कि अब हमें क्रिएटिव सूट लाना चाहिए। क्रिएटिव सूट है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को ये जानकारी हो जानी चाहिए कि फ्रेंड्स ये जितने भी टूल्स हैं फोटोशॉप के या एडोबी के बहुत सारे टूल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं, उन सभी को जो कंपाइल करके एक बार उसे अपलोड किया जाता है, एक बार पैकेज बना दिया जाता है, तो उसको कहते हैं हम लोग क्रिएटिव सूट। उसी को बाद में क्रिएटिव क्लाउड में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि CS को लाया गया और फिर उसके बाद CS2, CS3, CS4 ऐसे ही बढ़ता गया और लास्ट में CS6 तक जब पहुंचा ये, तो CS6 और एक्सटेंडेड CS6 लाने के बाद कंपनी ने फिर यहाँ पर एक डिसीजन लिया और इस बार कंपनी लेकर आई CC का मतलब है क्रिएटिव क्लाउड। ये 18 जून 2013 को लॉन्च किया गया। CC का मतलब ये हुआ कि पहले जो कंपनी अपने सॉफ्टवेयर को अपने यूज़र तक पहुंचाती थी वो पहुंचाने का तरीका थोड़ा अलग था। CD में भेजना पड़ता था, अलग अलग सीरियल नंबर देना होता था, हर सूट के लिए अलग अलग सीरियल नंबर होता था। उन सभी से बचने के लिए कंपनी ने CC यानी क्रिएटिव क्लाउड लॉन्च किया, और क्रिएटिव क्लाउड लॉन्च कर लेने के बाद अब अगर आप फोटोशॉप या एडोबी के कोई भी सॉफ्टवेयर को लेना चाहते हैं तो आप एडोबी सिस्टम के वेबसाइट पर जाकर खरीद सकते हैं, और ये सभी के सभी पेड हैं, फ्री में कोई भी नहीं मिलता है। हाँ, ये जानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्रैक वर्जन इसका यूज़ कर लेते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, लेकिन आप प्रोफेशनल यूज़ के लिए उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फोटोशॉप और एडोबी सिस्टम्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दी। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कि फोटोशॉप में कैसे काम स्टार्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जब आप फोटोशॉप को ओपन करेंगे, ये फोटोशॉप CS6 मैं यूज़ कर रहा हूँ और आप लोग कोई भी फोटोशॉप यूज़ कर रहे होंगे, जब आप उसे ओपन करेंगे तो उसका जो UI मिलेगा यानी उसका जो स्क्रीन मिलेगा वो इस तरह से आप देखेंगे। तो इस स्क्रीन को थोड़ा सा आप ये समझ लें कि ये जो ऊपर आप देख रहे हैं फाइल से लेकर हेल्प तक, ये जितने भी हैं इन सभी को मेनू कहते हैं। ये मेनू बार है, इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जिसको हम लोग सीखेंगे आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में। अब आप जो लेफ्ट साइड में इसे देख रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं टूल बार। हर एक टूल को यूज़ करके एक शेप और एक डिज़ाइन क्रिएट किया जाता है। राइट साइड में ये जो देख रहे हैं इसको कहते हैं हम लोग लेयर पैनल। इस लेयर पैनल में हर एक डिज़ाइन को अलग अलग करके लेयर में रखते हैं और उसको फिर अगर चेंज करना होता है तो आसानी से उसे चेंज कर सकते हैं। स्टार्ट करने के लिए काम सबसे पहले आपको जाना चाहिए फाइल में, तो चलते हैं फाइल में। यहाँ पर फाइल में आएंगे और यहाँ पर न्यू एक ऑप्शन है न्यू का, इसका शॉर्टकट Ctrl+N होता है। शॉर्टकट आप ध्यान से याद रखेंगे, हर एक शॉर्टकट को याद रखेंगे तो आपको काम करना आसान हो जाएगा। जब आप न्यू पर क्लिक करते हैं तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इस डायलॉग बॉक्स को समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप फोटोशॉप पे कोई भी काम करना चाहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल जैसे आप एक बैनर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ऊपर में उसका नाम डिफाइन कर देंगे, आप उसको किस नाम से रखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर रख रहा हूँ फोटोशॉप फर्स्ट क्लास, हमने यहाँ पर नाम दे दिया। अब ये हमने नाम डिफाइन तो कर दिया कि फोटोशॉप की ये फर्स्ट क्लास है हमारी। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग डिफाइन करते हैं इसके प्रीसेट्स को। ये प्रीसेट क्या है, तो प्रीसेट में हम लोग डिफाइन करते हैं कि आप कितने बड़े डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हैं, किस साइज को ओपन करना चाहते हैं जिस पे आप काम करेंगे, जिस पे आप डिज़ाइन बनाएंगे। तो जब आप ये छोटे वाले एरो पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ये इसको 4 कैटेगरी में डिफाइन किया गया। फर्स्ट वाले कैटेगरी में 2 चीज़ें रखी गई, एक क्लिपबोर्ड है और दूसरा है डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज। इसका मतलब ये होता है कि आप फोटोशॉप के डिफ़ॉल्ट साइज यानी डिफ़ॉल्ट आर्ट बोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। दूसरे वाले कैटेगरी में यूएस पेपर है, इंटरनेशनल पेपर है और फोटो है, यानी किस चीज़ पे आप काम करना चाहते हैं। अगर आप कोई भी एक लेटर हेड या A4 साइज पेपर पे काम करना चाहते हैं, उस पर कुछ डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, तो इन दोनों में से किसी एक को आप चूज़ कर सकते हैं। ये A4 साइज होता है। अब इसके बाद जो थर्ड वाला ये ऑप्शन है, इसको फोटो, जब आप कोई भी फोटो एडिटिंग करते हैं या फोटो पे काम करते हैं तो आप उसके लिए इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके रखते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं इस वाली कैटेगरी में। इसमें लिखा गया है वेब, मोबाइल डिवाइसेस और फिल्म वीडियो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए करेंगे तो आप इसको यूज़ कर लें, अगर आप मोबाइल के लिए ऐप्स बना रहे हैं तो आप इसको यूज़ कर लें, अगर आप फिल्म एंड वीडियोस पे एडिटिंग कर रहे हैं तो आप इसको यूज़ कर लें। लास्ट में जो ऑप्शन है इसका नाम है कस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कस्टम, जिसको याद रखना चाहिए। जब आप कस्टम यूज़ करते हैं इसका मतलब ये होता है कि आप अपने साइज़ को खुद से बताना चाहते हैं फोटोशॉप को कि आप किस साइज़ पे डिज़ाइन करना चाहेंगे। तो कस्टम मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद जब कस्टम पे क्लिक करते हैं तो ये हमें साइज डिफाइन करने के लिए बोला जाता है। फर्स्ट में है विड्थ। यहाँ पर विड्थ आप कितना साइज रखना चाहते हैं, उसके राइट साइड में यहाँ पर उसके यूनिट्स डिफाइन करने के लिए कहते हैं कि आप किस यूनिट में मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पर पिक्सल्स लिखा गया है, इंचेस है, सेंटीमीटर्स है, मिलीमीटर, पॉइंट्स, पिक्सल्स और कॉलम्स। तो इन सभी में से किसी एक को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वेब वगैरह या बैनर डिज़ाइन के लिए यूज़ करते हैं तो आप नॉर्मली पिक्सल्स को यूज़ करें। फोटोशॉप में ज़्यादातर जो काम करते हैं हम लोग वो पिक्सल्स बेस्ड काम करते हैं। तो इसको क्लिक कर लिया और उसके बाद यहाँ पर हाइट है, हाइट हमने 600 पिक्सल्स रखा और उसके बाद रिजोल्यूशन 72। रिजोल्यूशन कितना रखना चाहिए, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जानना। अगर आप वेब के लिए काम करते हैं या फिर वैसे प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं जो बैनर आप डिज़ाइन कर रहे हैं वो किसी न किसी वेबसाइट पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे या कोई भी सोशल साइट्स पे यूज़ करना है तो आप रिजोल्यूशन 72 रखेंगे। और अगर आप उस डिज़ाइन को प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप रखेंगे 300, ये 300 रखेंगे। तो इन दोनों में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। प्रिंट के लिए 300 और वेब के लिए 72। अब ये जो रिजोल्यूशन है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि 1 इंच स्क्वायर में, यहाँ पर लिखा है पिक्सल्स पर इंच, इसका मतलब होता है 1 इंच के स्क्वायर में आप कितने पिक्सल्स को रखना चाहते हैं। तो यानी 1 इंच के स्क्वायर में मैं 72 पिक्सल्स रख रहा हूँ और अगर आप प्रिंट के लिए रखेंगे तो 1 इंच के स्क्वायर में 300 पिक्सल्स होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। अब उसके बाद बात आती है कलर मोड की। कलर मोड कौन सा रखना चाहिए, कैसा रखना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारे कलर्स आपको मिलेंगे। यहाँ पर RGB और CMY के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। बिट मैप, ग्रे स्केल और लैब कलर, इन तीनों के बारे में एडवांस ट्यूटोरियल जब बताऊंगा तो उसमें आप लोगों को बता दूंगा। यहाँ पर RGB और CMYK को सबसे पहले आप समझ लें। RGB का मतलब होता है रेड, ग्रीन और ब्लू। ये रेड, ग्रीन और ब्लू किसी भी वेब प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ किया जाता है। और जब आप प्रिंट के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको CMYK कलर यूज़ करना चाहिए। CMYK का मतलब होता है श्यान, मजेंटा, येलो एंड ब्लैक, ये ध्यान रखें। तो मैं अभी वेब के लिए अगर काम कर रहा हूँ तो RGB रखूँगा। अब उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है बैकग्राउंड कंटेंट्स का। बैकग्राउंड में आप किस तरह का कलर रखना चाहते हैं या किस तरह का डिफाइन पैटर्न रखना चाहते हैं, यहाँ पर आपको बोल रहा है क्या रखना चाहते हैं।
व्हाइट कलर रखेंगे या बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर का मतलब होता है कि यहाँ पर जो बैकग्राउंड में कलर है, दो कलर होते हैं यहाँ पर, एक बैकग्राउंड कलर और एक फोरग्राउंड कलर। तो दोनों में से यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है बैकग्राउंड कलर का, तो यहाँ पर व्हाइट रखें, बाद में इसका कलर चेंज किया जा सकता है। एक ऑप्शन यहाँ पर है ट्रांसपेरेंट का। अगर आप ट्रांसपेरेंट रख लेंगे तो आपका जो आर्टबोर्ड ओपन होगा उसमें कोई भी कलर फिल नहीं होगा, अब वो ट्रांसपेरेंट होगा, ये ध्यान रखेंगे। मैं यहाँ पे व्हाइट कलर फीड कर देता हूँ। अब उसके बाद नीचे दो ऑप्शंस हैं, कलर प्रोफाइल और पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो। तो ये जो कलर प्रोफाइल है, ये फोटोशॉप बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे कलर प्रोफाइल देते हैं, आप किसी एक को यूज़ करके डिज़ाइन कर सकते हैं। नॉर्मली जो ये डिफाइन किया गया है इसको आप रखेंगे। इसके बारे में अगर और भी डिटेल से जानना चाहते हैं तो मेरे एडवांस वाले ट्यूटोरियल्स में आएंगे, तो वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो इसी को हम लोग रखते हैं। और यहाँ पर पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो जो है वो स्क्वायर पिक्सल्स। अब ये जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक पिक्सल को डिफाइन करते हैं तो वो एक स्क्वायर में भी हो सकता है, एक राउंडेड सर्कल में भी हो सकता है। तो यही पूछ रहा है आपसे फोटोशॉप कि आप कैसा रखना चाहते हैं पिक्सल का एक एक रेशियो। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए अलग अलग साइज़ में मिल रहा है। तो कौन से साइज़ में आप रखना चाहते हैं पिक्सल्स का एक एक रेशियो को, तो मैं चाहूँगा कि स्क्वायर पिक्सल साइज़ में रखूँ। इससे फ़ायदा ये होगा कि हर एक पिक्सल दूसरे पिक्सल से जो ऐड होगा, टच करेगा, तो उसके बीच में कोई भी गैप नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग स्क्वायर पिक्सल्स को ओपन रखते हैं। और उसके बाद यहाँ ओके करेंगे तो न्यू आर्टबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये देखिए मेरा आर्टबोर्ड ओपन हो गया है। अब ये जो आर्टबोर्ड ओपन हुआ है ये 100% पे है या नहीं, इसको पता करने के लिए टूल बार में एक ऑप्शन है जूम टूल, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये 100% पे आ जाएगा। तो इस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ। ये देखिए, क्योंकि हमने जो साइज़ रखा था वो 1000 पिक्सल्स बाई 600 पिक्सल्स रखा था। तो अब यहाँ से यहाँ तक जो विड्थ है वो 1000 है और हाइट जो है वो 600 है। इसका मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पर एक टूल है रेक्टेंगुलर मर्की टूल, इससे भी पता कर सकते हैं। यहाँ से जब आप क्लिक करके ऐसे ड्रैग करेंगे तो देखिए विड्थ बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं विड्थ कितना लिख रहा है, 1000 पिक्सल्स। और जब मैं नीचे करूंगा तो यहाँ पर दोनों मिल जाएगा, 1000 बाई 600 पिक्सल्स। आप देख रहे होंगे गौर से। तो इस तरह से हमें मेजरमेंट मिल गया। अब उसके बाद बात करते हैं ये लेयर्स किस तरह से काम करते हैं और टूल्स किस तरह से काम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टूल्स में यहाँ पर फर्स्ट वाला टूल ये जो है इसको जानते हैं, इसका नाम है मूव टूल। और ये टूल किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी डिज़ाइन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में मदद करता है। फॉर एग्जांपल मैं इस लेयर पैनल में एक डिज़ाइन तैयार करता हूँ। यहाँ से एक टूल है कस्टम शेप टूल, इसको बोलते हैं। इसके अंदर बहुत सारे शेप्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल टूल हमने लिया और यहाँ पर कलर प्रीसेट मिलता है। यहाँ फिल कलर है और स्ट्रोक कलर है। तो फिल कलर में मैं कोई भी एक फिल कलर फिल कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये कलर फिल कर दिया और स्ट्रोक का कलर मैं अभी फ़िलहाल बंद कर देता हूँ। और यहाँ से एक रेक्टेंगल हमने ऐसे डिज़ाइन कर लिया। अब ये डिज़ाइन कर लेने के बाद हमें मूव टूल समझना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, जैसे फिल कलर है, स्ट्रोक है, विड्थ है, हाइट है, बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। उन चीज़ों में अभी कंफ्यूज नहीं करना है। अभी हम लोग टूल्स को सीख रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने टूल्स पे क्लिक किया तो इसका काम है मूव करने का। अब जैसे हमने यहाँ पर मूव टूल को यूज़ करना सीखना है तो मूव टूल पे गए और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से हटाकर यहाँ लाना था तो यहाँ पर मूव कर दिया, यहाँ से नीचे लाना है यहाँ पर मूव कर दिया। यानी कि मूव टूल आपके किसी भी एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे जगह मूव करने में मदद करता है। ठीक है, तो मूव टूल के बारे में यहाँ पर डिटेल यही आप लोगों को समझना है। एक बेसिक है मूव टूल में, वो जान लेना बेहद ज़रूरी है। वो क्या है कि अभी तो ये एक डिज़ाइन हमने एक लेयर पे किया था, लेकिन अगर इसी तरह की कोई और डिज़ाइनिंग मैं कर दूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से इस बार मैं एलिप्स टूल लेता हूँ और एक एलिप्स बनाता हूँ इस तरह से। ठीक है, अब हमारे पास एक रेक्टेंगल है और एक सर्कल है। अब मैं चाहता हूं कि इस मूव टूल पे जाऊं और इस रेक्टेंगल को यहां से हटाकर यहां कर दूं। तो जब मैं यहां जा रहा हूं, हटा रहा हूं, लेकिन रेक्टेंगल देखे नहीं हट रहा है, ये सर्कल हट जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस लेयर पैनल में जो लेयर सिलेक्ट रहेगा वही मूव करेगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं लेयर पैनल में कि ये सर्कल सिलेक्टेड है। तो लेयर का काम यही है कि हर एक लेयर पे जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट पे आप
कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे इस लेयर पे हम लोग हैं और इसको पकड़कर कहीं भी रख सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट ये समझाना था, यहाँ पर मेनू बार में आप जब देखेंगे इसकी प्रॉपर्टी एक है, मूव टूल की एक प्रॉपर्टी है ऑटो सेलेक्ट। जब आप इसको चेक कर देते हैं तो ये फायदा होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक ये लेयर सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए ऑटोमेटिक लेयर सिलेक्ट हो जाता है। तो किसी को आप हटाना चाहते हैं तो आसानी से हटा सकते हैं। ये है ऑटो सेलेक्ट का काम। लेकिन ऑटो सेलेक्ट करके अभी हम लोग काम करना नहीं सीखेंगे, अभी विदाउट ऑटो सेलेक्ट करेंगे। जब आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाए तब आप ऑटो सेलेक्ट को यूज़ करना चाहिए। अब ये हमने सीख लिया मूव टूल का कैसे यूज़ करना चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे टूल की तरफ बढ़ते हैं। इन दोनों को डिलीट करने का, यहाँ पर लेयर पैनल में एक चीज़ को और समझ लें, जब आप इस लेयर को और इस लेयर को दोनों को डिलीट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्रेस करके आप इसको दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये एक सिलेक्टेड था, इसको भी मैं सिलेक्ट करना चाहता हूं तो कंट्रोल प्रेस करूंगा और इस पर क्लिक करने के बाद इन दोनों को यहां से डिलीट कर सकते हैं ऐसे। अब उसके बाद चलते हैं यहां से सिलेक्शन टूल पे। ये चारों सिलेक्शन टूल हैं। ध्यान रखें कि यहां पर आपने मूव टूल सीखा, अब इसके बाद जो सिलेक्शन टूल है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करने के लिए यही काम आता है। तो ये सिलेक्शन टूल में 4 टूल है। जब आप इसके पे क्लिक करके रखेंगे अपने माउस से तो चारों टूल ओपन हो जाएंगे। ध्यान रखें, यानी एक बार जब आप क्लिक करेंगे तो चारों टूल आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन इस पर आप कर्सर लेकर जाएंगे और क्लिक करके थोड़ी देर रखेंगे तो ये चारों टूल दिखाई देने लगेगा। अब सपोज हमने एक रेक्टेंगुलर मर्की टूल को सिलेक्ट किया यहाँ से और उसके बाद क्लिक करके ऐसे ड्रैग किया। क्लिक करके जब आप ड्रैग करेंगे तो इस तरह से सिलेक्शन बनेगा। आप जिस तरफ चाहते हैं उस तरफ इसका सिलेक्शन बना सकते हैं। ये सिलेक्शन हमने बनाया। अब इसके बाद इस सिलेक्शन के अंदर मुझे कलर फिल करना है, तो वो कलर आप कैसे फिल करेंगे वो इंपॉर्टेंट है जानना। उसके लिए आपका 2 कलर यहाँ पे मिलता है। ऊपर वाले कलर को बोलते हैं फोरग्राउंड कलर और नीचे वाले कलर को बोलते हैं बैकग्राउंड कलर। किसी पे भी क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और इसमें कलर फिल करने के लिए पूछा जाता है। तो सपोज मुझे यहाँ से कोई भी कलर फिल करना है। अगर मैं यहाँ ब्लू कलर फिल करना चाहता हूँ तो यहाँ पर इस तरीके से ब्लू कलर हमने सिलेक्ट किया, ओके किया। अब ये दोनों कलर मेरे पास फिल हो गए। अब अगर आप इसमें ऊपर वाले कलर को फिल करना चाहते हैं तो ऑल्ट प्लस बैक स्पेस से ये कलर फिल कर लिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं नीचे वाला कलर फिल करूं यानी बैकग्राउंड कलर, तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से फिल कर लेंगे। तो यहाँ पर दोनों में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। फोरग्राउंड कलर के लिए यानी ऊपर वाले कलर के लिए ऑल्ट बैक स्पेस और नीचे वाले कलर फिल करने के लिए कंट्रोल बैक स्पेस से कलर फिल करते हैं। अब एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट जानना यह है कि जब आपने यहाँ पर सिलेक्शन बनाया, कलर फिल किया, लेकिन यहाँ पर कोई लेयर बना नहीं, बल्कि वो जो आपका ओरिजिनल बैकग्राउंड लेयर था उसी पे ये कलर फिल हो गया। ऐसा क्यों? तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। जब आपने यहाँ कस्टम शेप टूल से बनाया था तो वो एक वेक्टर डिज़ाइन हुआ था, एक शेप में डिज़ाइन हुआ था, और जो शेप बनते हैं वो ऑटोमेटिक लेयर क्रिएट करता है। और ये सिलेक्शन टूल से जब हमने सिलेक्शन करके किसी डिज़ाइन को डिज़ाइन किया है तो वो पिक्सल बेस्ड डिज़ाइन है, और पिक्सल बेस्ड डिज़ाइन ऑटोमेटिक लेयर क्रिएट नहीं कर सकता है। उसके लिए आपको अपने से खुद से एक लेयर बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको अगर डिलीट करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ? कंट्रोल ऑल्ट जेड से मल्टीपल बैक हो सकते हैं। जैसे मैंने 2 बार कंट्रोल ऑल्ट जेड प्रेस किया तो ये वापस वहीं पर चले गए। अब ये जो सिलेक्शन आप देख रहे हैं इसको हटाने के लिए कंट्रोल प्लस डी से डी सिलेक्ट करते हैं। कंट्रोल डी हमने प्रेस किया तो डी सिलेक्ट हो गया। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? एक लेयर क्रिएट करेंगे। ये लेयर पैनल में एक लेयर का ऑप्शन होता है। देखिए क्रिएट न्यू लेयर ऑप्शन आ गया, इस पर क्लिक करेंगे तो लेयर बनता चला जाएगा। तो जितना लेयर यहां से बनाना चाहते हैं उतना लेयर आप बना सकते हैं, और किसी भी एक लेयर पे आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये सिलेक्शन टूल लिया और यहां से सिलेक्शन ऐसे बनाया। अब इसमें मुझे कलर फिल करना है तो मैं ऑल्ट बैक स्पेस से फोरग्राउंड कलर फिल कर लूंगा, और उसके बाद यहां से मुझे ये सिलेक्शन हटाने के लिए बार बार मुझे कंट्रोल डी करना पड़ेगा। अब ये सिलेक्शन हमने बनाया रेक्टेंगल का। अब उसके बाद एक बनाते हैं हम लोग यहाँ से एलिप्टिकल मार्केट टूल लेते हैं और एक सिलेक्शन बनाते हैं सर्कल का।
ये सर्कल का सिलेक्शन हमने बना लिया। अब उसके बाद इसमें भी कलर फिल करना चाहते हैं तो कौन से लेयर पे करना चाहते हैं आप, इसी लेयर पे या दूसरे लेयर पे? तो मैं चाहता हूँ दूसरे लेयर पे, ताकि हर ऑब्जेक्ट मेरा अलग अलग क्रिएट हो जाए। तो मैं आता हूँ इस वाले लेयर पे और इसमें मैं ब्लू कलर फिल करता हूँ। ब्लू कलर फिल करने के लिए क्या करना होगा आपको? कंट्रोल बैक स्पेस फिल करना होगा और कंट्रोल डी से फिर ये सिलेक्शन को हटा देंगे। कंट्रोल डी से सिलेक्ट हटा दिए। अब देखिए मूव टूल पे फिर से जाएंगे हम लोग और इन दोनों ऑब्जेक्ट को हटाने की कोशिश करेंगे। ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की कोशिश करते हैं। तो जिस लेयर पे आप रहेंगे वो मूव करेगा। जैसे इस लेयर पे हम लोग हैं तो ये ब्लू वाला काम कर रहा है, और अगर मैं इस लेयर पे जाऊं तो ये फिर इसको आप कहीं पर भी मूव करा सकते हैं। तो इस तरह से हमने दो तरह से डिज़ाइन करना सीखा। एक तो यहाँ पर शेप टूल से डिज़ाइन करना सीखा और दूसरा हमने यहाँ पर सीखा कि एक रेक्टेंगुलर मर्की टूल या एलिप्टिकल मर्की टूल को सिलेक्शन से कैसे क्रिएट किया जाता है। तो इन दोनों को अच्छे से आप प्रैक्टिकल करेंगे। और उसके बाद एक मूव टूल है, इसके बारे में हमने बताया, इसको भी आप याद रखेंगे। अब थोड़ा सा कुछ और यहाँ पे क्रिएट करते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग एक न्यू लेयर लेते हैं और उसके बाद इन दोनों टूल को सही तरीके से और जानते हैं। जैसे आप सिलेक्शन टूल यानी रेक्टेंगुलर मर्की टूल लेते हैं और क्लिक करते हैं और आगे बढ़ाते हैं तो ये कहीं पर भी जा रहा है, कोई इसका रेशियो नहीं मिल रहा है। अगर आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस कर दें तो एग्जैक्ट रेशियो में ये आगे बढ़ेगा। ये देख रहे हैं, एग्जैक्ट रेशियो में बराबर ये आगे बढ़ रहा है। उसी तरह से अगर आप यहाँ से एलिप्टिकल मर्की टूल लें और इसको भी क्लिक करके इधर उधर करेंगे तो देखिए ऐसे ही एग्जैक्ट सर्कल नहीं बन पा रहा है। अगर आपको एग्जैक्ट सर्कल बनाना है तो आपको शिफ्ट प्रेस करके आगे बढ़ना पड़ेगा। शिफ्ट प्रेस करेंगे तो एग्जैक्ट सर्कल बनेगा। अब इसमें आप कलर फिल करके देखिए, एग्जैक्ट गोल सर्कल बना है ऐसे। तो शिफ्ट प्रेस करके करेंगे तो एग्जैक्ट रेशियो में बनेगा। तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास में हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं सीखेंगे। तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास में हम लोग इतना ही रख